नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अमेरिका और कनाडा मिलकर के कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ लग रहा है कि उन्हें भारत की ताकत का ज्ञान नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं रहा, जैसा कि वो सोच रहे हैं। भारत आर्थिक रूप से समृद्ध है। भारत की आर्मी सबसे बेस्ट है, चौथे नंबर पे है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो लोकप्रियता के मामले में और निर्णय लेने के मामले में टॉप पर हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच में जो टेंशन हो रही है, वो टेंशन जस्टिन ट्रूडो खुद कर रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे। उनका आना हुआ था G20 के तहत उस समय समिट के दौरान वो एज़ ए गेस्ट आए हुए थे। अब उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये पता चल रहा है कि G20 समिट में आए राष्ट्राध्यक्षों के ठहरने के लिए भारत सरकार ने 5 स्टार होटल्स में स्पेशल स्वीट्स की व्यवस्था की थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने स्पेशल स्वीट्स में रुकने से मना कर दिया। दिल्ली आए ट्रूडो 5 दिन तक 5 स्टार होटल के साधारण से कमरे में रुकते हैं। हैरान करने की बात नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल दिल्ली के ललित होटल में जस्टिन ट्रूडो को ठहरना था। वहाँ पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक की मोटी परत वाले बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए थे, यानी कि ये एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच था, जिससे स्नाइपर की गोलियां भी भेद नहीं सकती जिसे। और सुरक्षा से जुड़े और भी कई अत्याधुनिक उपकरण वहाँ लगाए हुए थे। कुल मिला के चूँकि मेहमान हमारे देश में बहुत सारे आए हुए थे, उनमें जस्टिन ट्रूडो भी थे, तो सुरक्षा की व्यवस्था सुरक्षा जो है, उसकी ज़िम्मेदारी भारत की बनती है और जस्टिन ट्रूडो की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई थी। ट्रूडो ने वहाँ ना रुक करके अपनी पसंद के स्थान पे रुके। आज दोस्तों इसी पे बात करते हैं कि आखिर ये जियोपॉलिटिक्स क्या कह रही है। मेरे आज के मेहमान हैं केसी गुप्ता जी, उन्हें जोड़ लेते हैं। केसी गुप्ता जी विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एमबी स्पीक्स पे। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सर अब ट्रूडो की G20 के दौरान जो बातें नई-नई सामने आ रही हैं, काफ़ी हैरान कर रही हैं और वो ये भी इशारे करती हैं कि वो आए तो G20 में थे, लेकिन इनकी जो मुलाकातें थी, उनका जो मेल-मिलाप हुआ वो दुश्मनों से करके गए हैं। अच्छा उन्होंने राष्ट्रपति के रात्रि भोज की बजाय एक चाइनीज़ मतलब बहुत ही साधारण से कहना चाहिए जैसे हमारी भाषा में कहते हैं टुच्चे से रेस्टोरेंट में डिनर करना पसंद किया। हैरानगी की बात नहीं है सर, क्या है ये सब? देखिए, आपने जैसा कहा कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, उनके रुकने के लिए इतनी शानदार व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई थी जी, और दिल्ली पुलिस का बहुत मेटिकुलस अरेंजमेंट था। न केवल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए, बल्कि जितने भी हमारे विशेष मेहमान आए थे, जो राज्यों के राज्याध्यक्ष थे, जी, सरकारों के हेड थे, तो सभी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उन्होंने इंतजाम किया था। बहुत एलाबोरेट इंतजाम था, जी, वेरी ऑब्वियस। क्योंकि जो होस्ट कंट्री है, अब इंडिया, हम उसको होस्ट कर रहे थे, तो जी, उनकी सुरक्षा की चिंता हमें करनी ही करनी थी। और जो परसेप्शन हमारे लोगों के थे, थ्रेट परसेप्शन, ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। यानी ट्रूडो साहब की बात करें तो जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, वो किए दिल्ली पुलिस ने थे बेशक, लेकिन उसमें जो उनकी अपना जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कनाडा की, उनके साथ विचार विमर्श करके चीज़ें तय की जाती हैं। जी, उसी के अनुसार उन्होंने किया। लेकिन यहाँ आने के बाद न जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो इस कमरे में नहीं रुकते। जी,
ना शानदार स्वीट आपके लिए है, पूरी सिक्योरिटी है, और उन्होंने उसमें मना कर दिया। हमारे लोगों ने कारण पूछा, उन्होंने कारण बताने से मना कर दिया। सामने बात यह है कि अभी उनकी सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया, जी, क्यों कर दिया नहीं मालूम। और दूसरी बात ये कि प्रोटोकॉल तोड़ के अब आप इतने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीट में आए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति महोदया जो डिनर आपके लिए होस्ट कर रही हैं, कर्टसी होती है, सामान्य शिष्टाचार भी है, जी, जी, आप उसमें शामिल ना हो करके, और जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, बाइडन खुद अमेरिका के जी, राष्ट्रपति, यूके जी, के प्रधानमंत्री हैं, और जी, बहुत से लोग, तो वहाँ ना जा करके आप, जिसे आपने कहा टुच्चा सा, मैं कह लेता हूँ चलिए साधारण से किसी उसमें चले गए रेस्टोरेंट में, तो ये बातें समझ से परी हैं। अब ऐसा क्यों किया गया उन्होंने, तो ये तो देखिए, ये बात सही तो कोई आपको बताएगा नहीं, हमें नहीं बताएगा। इट्स अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन। आप अनुमान जी, जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो इस तरह के जमावड़े होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें हर चीज़ का एक कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में जो भी कदम उठाया जाता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, कभी प्रत्यक्ष होता है, कभी परोक्ष होता है, छुपा हुआ होता है। तो जैसे अब उन्होंने प्रेसिडेंट के डिनर में ना जाने का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उन्होंने भारत सरकार को एक तरह से स्नब किया। उन्होंने अपना क्रोध या अपना जो है विरोध एक तरह से इनडायरेक्टली कन्वे किया कि आपने हमको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपने हमसे इस तरह के सवाल किए। हमारे मोदी जी के साथ जो उनकी भेंट हुई थी, उसमें उन्होंने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स उनके देश में काम कर रहे हैं उसके बारे में कहा था। और उनका तो स्टॉक आंसर यही होता है कि साहब ये हमारे यहाँ जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वगैरह वगैरह। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उससे कन्विंस्ड नहीं थे, तो उन्होंने उनको जरूर कहा कि भाई ये आप इन गतिविधियों को रोकना चाहिए। तो उसको, उस चीज़ के प्रति उनका अपना एक तरीका हो सकता है कन्वे करने का, कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि जिस वो रेस्टोरेंट में गए हैं वो नाम तो जापानियों जैसा है लेकिन वो चाइनीज रेस्टोरेंट है, फुजिया। तो जी, वहाँ उनकी मुलाकात किससे होनी थी सीक्रेटली, क्योंकि जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ तो पूरी एजेंसीज की नज़र में रहते हैं, तो वहाँ ना मिल के उन्होंने यहाँ किसी से मिलना था। वो चीन के प्रतिनिधि थे जिनसे मिले, या वो खालिस्तान एलिमेंट्स थे, ये जी, हम नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता, ये तो केवल जो कंसर्न लोग हैं वही जानते हैं। जी, लेकिन संभावना बनती है, स्पेकुलेशन बनती है कि आखिर ऐसी कौन सी आपको इमरजेंसी आ गई थी कि आप प्रेसिडेंट का डिनर छोड़ करके एक छोटे से उसमें गए हैं। देखिए, इससे जुड़ी हुई बात एक ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है कि निज्जर जी, के मारे जाने पर, उसकी हत्या में जी, भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ था, इसको वो कह रहे हैं क्रेडिबल एलिगेशन। तो एलिगेशन अपने आप में कुछ क्रेडिबल नहीं होता, एलिगेशन एलिगेशन है। हाँ, जो लगाने वाला है उसे क्रेडिबल मान ले, बात अलग है, लेकिन जब तक जांच ना हो, जांच में वो चीज स्टेब्लिश ना हो, सिद्ध ना हो, आप उसे क्रेडिबल कैसे मानेंगे। जी, दूसरी बात है एविडेंस। हुँ, खुद ट्रूडो साहब ने आज तक ये नहीं बताया है कि उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है, कौन सा सबूत है, क्या एविडेंस है अपने इस सो कॉल्ड क्रेडिबल एलिगेशन के सपोर्ट में। जो बातें छन के आ रही हैं वो ये है कि जी, उनका आरोप आधारित है, जो कुछ स्पाइस, जो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो जासूसी करने वाले लोग हैं, उनसे उनको कुछ रिपोर्ट मिली है जिसके आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं। और वो रिपोर्ट भी उनकी अपने एजेंसीज की नहीं है। वो उन्होंने हिंट भी दिया कहीं के जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो टाई अप होंगे, उनके बीच से निकल के ये बात आई है कि साहब इसमें तो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट शामिल हैं। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जासूस होते हैं, जो जो बात आपको बताते हैं वो हमेशा सच बताएं ऐसा नहीं होता है। जासूसी की दुनिया में, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जासूसी होती है, उसमें जियो पॉलिटिकल कंपल्सन्स क्या हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, उसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो मोटिवेटेड बताई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग तो, जो कुछ विश्लेषक हैं, जो बड़े विद्वान लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का तो ये भी मानना है
कि साहब देखिए ये एंग्लोस्फीयर जो कंट्रीज हैं 5 देशों के जिसमें नाम आते हैं, जिसमें खुद यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। एंग्लोस्फीयर हैं ये सब, अंग्रेजों के ही समझ लीजिए जी उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के भाई बंद हैं। तो इन देशों में ही खालिस्तान से संबंधित गतिविधियां चलती हैं और भारत सरकार कब से कह रही है कि भाई आप इस पर जो है नियंत्रण करिए, रोक लगाइए, हमारे देश की इंटीग्रिटी का प्रश्न है। ये लोग सरेआम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने की बातें करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना भड़काऊ काम है। तो आप इन पर नियंत्रण लगाइए। अब हालांकि जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं एशिया में, लाइक यूक्रेन वार जो हो गया है जी रशिया के साथ, रशिया से हमारे बड़े पुराने संबंध थे, लेकिन एक बात यह भी सच है कि रशिया के खेमे में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए, विश्व युद्ध की स्थिति आ जाए और अमेरिका और रशिया सीधे सीधे एक जी दूसरे युद्ध करने को आ जाएं, आज इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो उनको यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, तो इनका परोक्ष तो युद्ध चल ही रहा है दोनों का। नाटो और अमेरिका एक तरफ हैं और जी रशिया सीधे सीधे है और उनको पीछे से सपोर्ट देने वाले नॉर्थ कोरिया है और चाइना है। जी जी अगर ऐसी नौबत आ जाएगी तो भारत अभी तो तटस्थ है, क्योंकि ये जी कह के हम हैं कि भाई हमारे संबंध तो रशिया से बड़े पुराने और बड़े अच्छे हैं, तो हम जी अभी तक तटस्थ हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां हमें इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में खास तौर पे होता है, यहाँ पे दुश्मन को तो आप अटैक करते ही करते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मित्र हैं, ऐसे देशों में भी आप कुछ ना कुछ कुछ लीवरेज आप अपनी तरफ रखते हैं जो जी आपको कभी काम पड़ सके। फर्ज कीजिए कि ये पश्चिमी देश किसी समय पर भारत से ऐसी मांग करते हैं, जैसे मैंने कहा ऐसा सिनेरियो आ गया, विश्व युद्ध हो गया, हमें उनके साथ भी जाना पड़ा और उस वक्त वो हमसे ऐसी मांग करते हैं जिसे पूरा करना हमारे लिए संभव ना हो या बहुत मुश्किल हो। तो ऐसे में दबाव डालने के लिए, अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ लीवरेज रखते हैं। तो अभी तक हमारे खिलाफ ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसे अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश हमारे खिलाफ एक हैंडल के तौर पे यूज कर सके। तो जो मैं बात कर रहा था, कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जो खालिस्तान की प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है और उसके खिलाफ वो जो कड़ा एक्शन है इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसके बहाने से एक लीवरेज उनके हाथ में रहेगा, ताकि भविष्य में उन्हें यदि अपनी मनमर्जी की कोई बात मनमानी हो और भारत सहयोग न कर रहा हो तो वो इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा आप इसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, एक सही कारण क्या हो सकता है, पश्चिमी देश हैं, माना आपके यहाँ स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अब कनाडा की अगर बात करें, उनके यहाँ ऐसे कानून है बड़े सख्त कि आप किसी समुदाय के खिलाफ घृणा नहीं फैला सकते, आप हिंसा की वकालत नहीं कर सकते। ऐसे स्पष्ट और मजबूत कानूनों की मौजूदगी के बावजूद जो भारत के खिलाफ खालिस्तानी एलिमेंट्स जो दुष्प्रचार करते हैं, सरेआम हिंसा की वकालत करते हैं, हमारे टॉप जो डिप्लोमेट्स हैं उनको धमकियां देते हैं, इंदिरा गांधी के हत्यारों को वो जो है इतना सेलिब्रेट करते हैं, उनको इतना महिमा मंडित करते हैं, तो आप वो वाले कानून इनके ऊपर क्यों नहीं लगाते? जी ये खाली सिंपल एक्सप्रेशन का मामला नहीं है, ये बहाना बड़ा लचर है। अब भारत सरकार ने जो लगातार कोशिशें की, पहले तो जिस ढंग से होती थी सो होती थी, अभी सरकार के आने के बाद बड़ा सख्त रवैया अपनाया, उनसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, तो बजाय कुछ पॉजिटिव आउटकम के हमें क्या मिला? सैन फ्रांसिस्को में हमारे कंसुलेट पे हमला हुआ, लंदन में हमारे कंसुलेट पे हमला हुआ, और कनाडा में जो इतनी सभाएं की गई जिसमें इंदिरा गांधी के हत्यारों को इन्होंने न जाने क्या क्या तमगे दे दिए। और इसके ऊपर देखिए ये जो इनका जो पोस्चरिंग है कि साहब ये आपकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग तो खाली अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ भूल जाते हैं।
वॉशिंगटन में ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्यू रिसर्च सेंटर, बड़ी नामी गिरामी है, बहुत उसकी प्रेस्टीज है। उन्होंने एक स्टडी की जिसकी रिपोर्ट 2021 में जारी की है। उसके अनुसार 95, वो भारत के सिखों की बात कर रहे हैं, भारत में जो सिख हैं उनमें 95% ये मानते हैं कि भी हम तो बड़े गौरवशाली भारतीय हैं, मतलब वी आर वेरी प्राउड इंडियन। वो अपने आप को भारतवासी, भारतीय मान करके बड़ा गर्व करते हैं, 95%, आप जरा लगाइए। और उसमें 70% लोग ऐसे हैं सिख जो ये कहते हैं कि जो आदमी भारत का अपमान करे वो सिख हो ही नहीं सकता। उनके विचार में सिख जो है कभी भारत का अपमान नहीं करेगा। तो इतना बड़ा जो है एक सपोर्ट कहिए चाहिए यहाँ के जो हमारे भारत में जो रहने वाले सिख हैं वो खालिस्तान के पक्ष में नहीं है, केवल कुछ अपवाद स्वरूप अगर आप लोगों को छोड़ दें तो। और एक और स्टडी हुई है, हडसन इंस्टीट्यूट है, उनकी फाइंडिंग क्या बोलती है कि ये जो जिन देशों के हमने नाम लिए हैं यहाँ पर जो भारत विरोधी गतिविधियां खालिस्तान के नाम पे चल रही हैं वो लोग इनके खिलाफ एक्शन जो नहीं ले रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने वाले पाकिस्तान के जो आईएसआई हैं वो लोग उनको धन मुहैया करवाते हैं और वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए खालिस्तानी एलिमेंट्स के जो है खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये सिनेरियो है, अभी चैलेंजेस हैं हमारे सामने और बहुत कुछ ऐसा सामने आया जो ट्रूडो साहब का जो व्यवहार यहाँ पे रहा है उसको देख के कुछ शक तो होता है। सर, अमेरिका ने भी इनके साथ, कनाडा के साथ मिल करके ये सवाल उठाया है कि भारत प्रूफ दे जी। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और ये लोग ये भूल गए हैं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो वो सोचते हैं। भारत अब बदल गया है। यहाँ की सेना, यहाँ की अर्थव्यवस्था, और देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता में ये सब लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो ये मतलब हाउ दे कैन थिंक अबाउट इट, कि मतलब सवाल कर रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हमारी जो समृद्धि है, जो हमारे प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है, उससे कहीं ना कहीं ये खुंदक खा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, आश्चर्य तो मुझे है नहीं। कारण उसका है कि जैसे हम थोड़ी देर पहले सारा डिस्कस कर रहे थे, एंग्लोस्फीयर कंट्रीज, भाई नेता तो उनका अमेरिका ही है और ये बिल्कुल संभव है कि उनको भारत के खिलाफ एक लीवरेज अपने हाथ में रखना हो। तो हो सकता है कि वो वैसी किसी रणनीति के तहत ये सब कर रहे हैं, होने दे रहे हैं। और कनाडा के साथ तो खड़ा होना उनकी एक तरह की मजबूरी भी है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि वो एक तरह से अमेरिका का ही एक्सटेंशन है। जैसे उनका कोई एक प्रोविंस हो, कहने को अलग देश जरूर है, लेकिन उनकी सारी विदेश नीति पर, उनकी सारी दूसरी नीतियों पर पूरी तरह से अमेरिका छाया हुआ है। और कैनेडियंस को इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अपने आप को अमेरिका की परछाई मानते हैं। तो जब इतने ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध उनके हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जब इस चीज़ को इतना गंभीरता से उठा रहे हैं तो उन्हें भले ही दिखाने के लिए उनके साथ खड़े होना तो पड़ेगा, खड़े होने का वो तो करना। और उन्होंने कहा सिर्फ अभी तक तो इतना ही है कि भी हम इस बात से चिंतित हैं और भारत को ये जो जांच उनके लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे या कर रहे हैं, उसमें भारत सहयोग करे। अब भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम जांच में सहयोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो खालिस्तानी एलिमेंट्स खुलेआम हमारे खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी तो एक्शन लो। आप किस मुंह से कह रहे हैं? ये बेसिकली आपकी जांच एजेंसियों का काम है। कोई अभी तक की जांच में कोई प्रमाण आपके पास है नहीं,
आप इसका ठीक रहा हमारे सर फोड़ना चाह रहे हैं, आप कुछ प्रिलिमिनरी एविडेंस हमको बताइए, और साथ ही साथ अब कमिट करिए कि जो खुलेआम गतिविधि हो रही है खालिस्तानी एलिमेंट्स की ओर से हमारे देश के खिलाफ, उसमें आप कार्रवाई करेंगे। इस बात का कोई भरोसा तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वरना हम कैसे चले जाएं अपने लोगों को टांगने के लिए कि भाई हाँ हम लोगों ने किया है। आपको एक बात और बता दूं, देखिए कनाडा के संदर्भ में, जी। कनाडा ऐसा नहीं कि केवल खालिस्तानी जो एलिमेंट्स उन्हीं को वो कर रहा है, ये तो इनका इतिहास पुराना है ही है। जी। आपको याद होगा 1982 में खालिस्तान का आंदोलन तो शुरू हो गया था जब पंजाब में बहुत बड़ा हिंसा का तांडव हुआ था। जी। तो बब्बर खालसा नाम का एक दल होता था आतंकवादियों का, बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो। तो उनका जो एक चीफ था वो परविंदर तलवाड़ा समथिंग लाइक दिस, उसका कोई नाम था ऐसा, तलविंदर परमार, हाँ तलविंदर परमार उसका नाम था। वो कनाडा में बैठा हुआ था और वो उसको वहां से हैंडल कर रहा था, पूरा पूरा सपोर्ट वो दे रहा था। वो पहले यहाँ वांटेड था, फिर भाग के वहां चला गया था। इंदिरा गांधी ने खुद, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उस वक्त जो ट्रूडो थे, यानी जस्टिन ट्रूडो अभी जो प्राइम मिनिस्टर, पिताश्री। इनके पिताश्री उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, पियरे ट्रूडो। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये आदमी ऐसा है जो इतने सारे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और हमारे को इसकी जरूरत है, तो आप इसे भेज दीजिए। उसे साफ मना कर दिया। तो ये तो इनका खानदानी रवैया उसको खालिस्तान वाले मामले में लेकर के, तो वो तो विरोध साफ है। लेकिन इसके अलावा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि केवल खालिस्तानी लोग ही नहीं, जो दूसरे ग्रुप हैं दुनिया भर में आतंकवाद में जो इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी कनाडा सेफ हेवन है, उन सबका पनाहगाह बना हुआ है। पूरी दुनिया के जो आतंकवादी हैं, बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उनके लोग वो सब जाके कनाडा में ही शरण लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का वातावरण बड़ा माफिक आता है। इस विषय में एक किताब लिखी गई है कोल्ड टेरर के नाम से, और लिखने वाले हैं स्टुअर्ट बेल, बहुत नामी ग्रामी है और उनको बड़ी प्रशंसा मिली इस पुस्तक को। 300 से ज़्यादा पेज है। इसका शीर्षक है कोल्ड टेरर, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोज टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। किताब का शीर्षक बताता है कोल्ड टेरर, इसका बड़ा जो उसके बाद जो छोटे वाला रहता है वो लाइन की, कनाडा किस तरह से आतंकवाद की नर्सरी बना हुआ है, आतंकवाद का पालन पोषण करता है और फिर पूरी दुनिया में उसे एक्सपोर्ट करता है। तो इसकी बड़ी डिटेल्ड कहानी ये स्टुअर्ट साहब ने दी है। तो उससे ये प्रमाणित होता है कि कनाडा की नेचर में ऐसी चीज है कि वो आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। और ये केवल सर। हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अमेरिका जी। जैसे देश जो अभी तो मुक्त हैं उनसे, लेकिन उनके पड़ोस में इतना बड़ा गढ़ जब आतंकवाद का बन रहा है, तो देर सवेर उन्हें भी इस बात पे विचार करना पड़ेगा। आतंकवादियों का जैसे कहते हैं ना, कोई धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बिन लादेन ही उनके दुश्मन थे, क्योंकि लोग तो वही आते हैं घूम फिर के। वो जो ऑब्वियसली। रेडिकल हैं, इस्लामिस्ट जो रेडिकल है, वो भी कनाडा में शरण लिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा कब खुद अमेरिका के लिए सरदर्द हो जाए, ये उनके सोचने का विषय है। एक चीज सर मैं सोच रही हूँ कि जिस समय ट्रूडो भारत आते हैं G20 समिट के लिए, और जैसा कि जो मैंने आपको बताया अभी, जो हमने व्यवस्था की उसमें वो एडजस्ट नहीं हुए। खाना, रात का जो रात्रि भोज था राष्ट्रपति की ओर से, उसको उन्होंने अवॉइड किया, कहीं और चले गए। ये कहीं न कहीं ये बताते हैं कि अब चूँकि अगर कोई किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी देश में जाता है, तो दैट इज़ अ बिग न्यूज़ ना। हाँ लेकिन बिल्कुल, यहाँ बहुत सब बड़ा। लोग आए हुए हैं। हम्म अब पहरा तो किसी पे भी नहीं है। अब हम्म किसकी किससे मुलाकात हुई है, किस हम्म तरीके से हुई है, इससे हम्म आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी साजिश भी हो सकती है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कनाडा में नर्सरी है आतंकवाद की।
तो न हाँ, जाने बिल्कुल। कौन-कौन से लोगों के मुखिया उनसे मुलाकात की हो। अगर वो जहाँ भारत सरकार ने उनके ठहरने की व्यवस्था की थी, वहाँ तो वो उनकी नज़रों में रहते। एग्ज़ैक्टली। देखिए, ट्रूडो का जो व्यवहार था, कनाडा के प्रधानमंत्री का, वो सामान्य तो नहीं था। जी। किसी देश का प्रधानमंत्री जब जाता है दूसरे देश में, तो उसको जिस ढंग से व्यवहार करना होता है, तो वैसा सामान्य व्यवहार तो इनका नहीं था। हुँ, हुँ। उसकी झलक इन्होंने दिखाई जब ललित जो व्यवस्था इन्होंने की थी जी, ललित होटल में। ललित होटल में, उसके प्रेसिडेंशियल सूट में, उसमें हुँ, उन्होंने हुँ। ठहरने से इनकार कर दिया। कारण कोई बताया नहीं, तो अब आप खाली स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि भई क्या हो सकता है। हुँ, क्या हुँ। उनको ये डर था कि हमारी सरकार ने उनके स्वीट में बगिंग कर रखी है, कुछ कैमरे लगा रखे हैं या रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर रखी है, और वो कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, जिनका मिलना हमारी दृष्टि में वांछित नहीं है। हुँ, हुँ। यानी कि क्या उनकी ये प्लानिंग थी कि वो कुछ अवांछित, अनवारंटेड लोगों से मिलेंगे, और ऐसा ना हो कि हमारी सरकार के लोगों ने, हमारे एजेंसीज ने वहाँ पे बगिंग कर रखी है और वो पकड़े जाएँ। क्या उनका ये डर था? जी। हम नहीं कह सकते पक्के तौर पे कुछ भी, लेकिन स्पेक्युलेशन की बात तो ये बनती है। लेकिन अदरवाइज़ हम उनके 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 यहाँ के नॉर्मल मीडिया ने बिहेवियर को, बहुत सारी बातें फैलाई हैं। उनका जो कनाडा का मीडिया है, उसने हाँ, बहुत सारी बातें फैलाई हैं। ऑफ कोर्स वो तो आएगा भई, आप सामान्य जब बिहेव नहीं करेंगे तो बातें तो आएँगी ही आएँगी। कोई भी मीडिया तो करेगा ही ना, वो तो अनुमान तो लगाएँगे ही लगाएँगे। जी, दूसरी बात, उनका प्रेसिडेंट के डिनर को, इतनी प्रेस्टिजियस इवेंट देखिए, जी। प्रेसिडेंट के इवेंट को, उनके डिनर को आप ठुकरा के हुँ, हुँ। आप कहीं और जा रहे हैं। भाई किससे मिलना था आपको? हुँ, हुँ। क्या आपको मीटिंगें करनी थी? और उसके बाद जो ये 2 दिन तक यहाँ पे ठहरे रहे हैं, हुँ, हुँ। अब उसका ओस्टेंसिबल रीज़न तो यही था जो लोगों को बताया गया, मीडिया को, हम सबको, जी। पब्लिक को, जो पता चला कि उनके प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी थी। हाँ, यूँ भी होता है, आपके प्लेन में वैसे तो होना नहीं चाहिए, आप इतने बड़े अमीर देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्लेन में ऐसी गड़बड़ी आ जाए, ये कोई लोकल फ्लाइट छोटी-मोटी वाली बात थोड़ी थी। पर फ़र्ज़ दैट इज़ कीजिए आ व्हाई ही आई गई। एम दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग यू कि हाँ, मतलब फ़र्ज़ 2 कीजिए दिन आ का ही जो स्टे गई, 2 दिन का जो तो स्टे उनका रहा, तो हो सकता है कि कोई उनकी मुलाकातों में कुछ एग्ज़ैक्टली, अधूरापन रह गया हो। देखिए वो फिर स्पेकुलेशन बजाता। आपको हाँ, ओवर हाँ, स्टे करना, दैट इज़ देयर। आपने अपने होस्ट को तो नाराज़ कर रखा था, जो हाँ। ऑफ़िशियल होस्ट थे। उनको नाराज़ करके भी, हालाँकि उस नाराज़गी से कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। हमारे हुँ, प्राइम हुँ। मिनिस्टर तो फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि भई आप हमारा हाँ, ले हाँ, जाइए। और क्या। हमारे एयर फ़ोर्स के जो जहाज़ हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, हमारे हुँ, राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, ऊँचे लेवल का जहाज़ देने को तैयार थे। जी। उन्होंने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया, भई ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन-सी दुश्मनी थोड़े ना हो गई। आप हमारे घर आए हैं, हमारे देश में आए हैं, आपकी गाड़ी खरा ये हमारे यहाँ शिष्टाचार आम लोगों में भी तो होता है, मैं आपसे मिलने आऊँ, अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो आप बोलेंगे भैया तुम्हारी गाड़ी ठीक होने में 1-2 दिन का समय लगेगा, आप च मेरी गाड़ी ले जाइए, बाद में आ जाएगी, इसमें कौन बड़ी बात है? हाँ, हाँ। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं हैं, पर आपने ऑफ़र नहीं लिया। नहीं, तो सब जगह देखिए, इसी बात को लेकर के कनाडा के जितने भी अ, वहाँ के न्यूज़पेपर थे, पोर्टल थे, सभी ने इसको मतलब इसको बहुत सीरियसली लिया। जी, तो कारण तो बनता है। जी, अनएक्सप्लेन्ड है ना, या तो आप जो खुल के बताइए कि भाई ये बात थी। आप जी, जब खुल के नहीं बताएँगे तो लोग तो स्पेक्युलेट करेंगे। जी। 2 जमा 2 4 मिलाने की तो लोग कोशिश करेंगे। आपका व्यवहार एक जब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुसार ना हो करके, हुँ, हुँ। आप इमोशनल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट से कि साहब मेरे को मोदी जी ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मैं जो है आपके डिनर में नहीं आऊँगा, या मैं जो है आपका जवाब नहीं लूँगा। ये तो बचकानी बातें हैं। कोई ऑब्वियसली भी मैच्योर मतलब आदमी इस तरह के से हुँ, बिहेव नहीं करता है, और आप तो प्रधानमंत्री हैं, वो भी हाँ। इतने बड़े मुल्क के, इतना अमीर देश है, इतना विकसित देश है, तो आपको तो बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना होता है। वो नहीं किया, तब ये शक पैदा होते हैं, तब स्पेक्युलेशन की गुंजाइश बनती है, और वही चल रहा है। अब जब यहाँ से जाने के बाद इतना सारा वहाँ रायता फैला हुआ है, उनको अचानक से निज्जर की याद आ गई।
एक और आतंकवादी मारा जाता है। हम्म, तो ये सारी हम्म। बातें सर किस ओर इशारा करती हैं? चलते-चलते ये ज़रा दर्शकों को बता तो दीजिए, मैं खुद इशारा तो समझना देखिए चाहती साफ हूँ। है, इशारा तो साफ है, उनकी एक तो पॉलिटिकल कंपल्शन है ही। हुँ, हुँ। सबको पता है कि वो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जसमीत सिंह, जसमीती नाम है जी, शायद उनके जो नेता हैं, जी, जी। उनके सपोर्ट के बिना ट्रूडो साहब सत्ता में नहीं रह सकते। हालांकि अब उनकी पार्टी में भी इस बात को लेके सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उनकी पार्टी में भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो जो उनका असंतोष है वो बड़ा म्यूटेड है, कल को वो बढ़ जी, सकता है। बहरहाल आज के दिन की स्थिति ये है कि उस दल की सपोर्ट के बिना ये सत्ता में नहीं रह सकते हैं, और इस सत्ता की लालसा उनसे ये काम करवा रही है जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत गरिमा तो हनन हो ही रहा है, उनके अपने राष्ट्र की गरिमा का भी हनन हो रहा है। जी। और जैसे मैंने कल कहा कि मुझे तो ऐसा एक पैरेलल दिखाई देता है कि बांग्लादेश से आपने यहाँ लोगों को बुलाया, उनको अपना वोटर बना लिया, उनको सब तरह की सहूलियतें दे दी, और फिर आप जो है उससे वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ये वहीं पे, अब आप लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरल उदारवाद इनकी पार्टी है, तो कभी आप मानवता के नाम पे, कभी आप लिबरलिज्म के नाम पे आप लोगों को अपने यहाँ बुला लेते हैं, बसा देते हैं। और फिर वो जब आप ही के कानूनों का उल्लंघन, अब जैसे मैंने कहा ये जो लोग कर रहे हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स, जो ये हिंसा को सरेआम भड़काने का काम करते हैं, ये हिंसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या कनाडा के कानून के अनुसार है? वहां तो इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है कानून में। और जब इनके ऊपर आती है तो कितनी सख्ती दिखा देते हैं। जब वो कोविड इनकी पॉलिसी के खिलाफ, कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ जो वहां पे आंदोलन हुआ था, कुछ महीने पहले की बात है, और हजारों ट्रकों ने इनके भी हाईवे जाम कर दिए थे, तो इन्होंने तो कहा था कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी वहां पे, कहा कि तो सिक्योरिटी थ्रेट है, टेररिज्म है ये। इन्हीं ट्रूडो साहब ने ऐसा कह करके उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया था। और हमारे यहाँ के जब सो कॉल्ड किसानों ने, जिसमें खालिस्तान के हाँ, लोग भी शामिल थे, जब हमारे ज़्यादा हाईवे यहाँ पे जाम किए, तो वो वो उस पर फंडिंग ही इनकी तरफ से थी पूरी, जो किसान आंदोलन था हाँ उसको फंडिंग फंडिंग कौन को कर जो, रहा था? हाँ वो हैंडल करने वाले थे, लेकिन खुद सबको वहां पे सबको पता है। प्रधानमंत्री उनका उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स जो अपना रहे हैं, उसमें ये सरेआम एक्सपोज हो रहे हैं। तो इशारा यही है कि इंडिया को अब बड़ा जोर लगाना पड़ेगा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। इनके ही देश में जो लोग इनकी इन नीतियों से सहमत नहीं हैं, उनका सपोर्ट गार्नर करने के लिए, वहाँ के लोगों को वस्तु स्थिति समझाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमें इनको बताना पड़ेगा सही भाषा में, जो डिप्लोमेसी की भाषा होती है, कि आपको अगर हमारा सहयोग चाहिए तो हमारे खिलाफ जो गतिविधियां भारत के विरोध में हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने का, उनको नियंत्रित करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। और ऐसी बातें हमें अमेरिका और इंग्लैंड से भी करनी होंगी। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। दर्शकों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर वो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो लेटेस्ट कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।